हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था p के लिए हल होने योग्य समीकरण कि p के लिए किसी समीकरण को कैसे हल किया जाता है। अब है हमारा कि y के लिए हल होने योग्य समीकरण कि हम y के लिए किसी अवकल समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, p के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस भेज दिए थे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जो एग्जांपल्स मैंने आपको करके भेजे, अगर कोई एग्जांपल समझ में नहीं आता है तो मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, नाउ देखिए समीकरण जो y के लिए हल होने योग्य हो। यदि दिया हुआ अवकल समीकरण y के लिए हल होने योग्य समीकरण है तो हमें निम्न प्रकार का संबंध प्राप्त होगा। y इज इक्वल टू एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स पी कि अगर हमारा दिया हुआ अवकल समीकरण y के लिए हल होने योग्य की समीकरण है तो हमें y किसका फलन दिया हुआ होगा, x और p का। जब हमें y x और p का फलन दिया हुआ होगा तो क्या करेंगे हम उसके बाद कि इस समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और अवकलन कर कर dy ओवर dx की जगह क्या पुट करेंगे, p। तो अवकलन कीजिए dy ओवर dx, उसकी जगह हमने पुट कर दिया p। f है वो आपका x और p का फलन है। अब वो मल्टीप्लाई में है, एडिशन में है, सब किसी में भी हो तो आपको जो फंक्शन मिलेगा वो x और p का तो होगा ही, लेकिन वो साथ में और किसका हो जाएगा, क्योंकि p का जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dp ओवर dx, तो यानी आपको एक फाई मिलेगा जो किसका फलन होगा, x, p और dp ओवर dx का फलन होगा। ये जो समीकरण 2 है आपकी, ये क्या है, p और x में एक अवकल समीकरण है जहां p आश्रित चर है और x स्वतंत्र चर है। देखिए समीकरण तो आपकी सिर्फ p और x में ही दी हुई है, अवकल समीकरण है, तो आप इसमें चरों को पृथक करके और उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। तो चरों को पृथक करके समाकल द्वारा इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। क्लियर है। जब आप इसमें चरों को पृथक करके समाकल करोगे और हल ज्ञात करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x और p का फलन मिलेगा और साथ में होगा एक समाकल स्थिरांक c, यानी आपको जो फंक्शन मिलेगा f वो किसका होगा, फलन होगा x, p और c का, जहां c समाकल स्थिरांक है। क्लियर है। इसके बाद समीकरण 1 और 3 से हम p का विलोपन कर दिए हुए अवकल समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। यानी यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी, उस p की वैल्यू को यहाँ पर समीकरण 1 में जब पुट कर देंगे तो जो हल मिलेगा वो दी हुई अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा। क्लियर है। अब एक केस ये होता है कि अगर इस समीकरण 1 और 3 से p का विलोपन संभव नहीं है, कि यानी जो आपकी समीकरण 3 है इससे अगर हम p का मान इजीली फाइंड नहीं कर सकते हैं तो क्या करोगे, देखिए यदि समीकरण 1 व 3 से p का विलोपन संभव नहीं है तो x व y को p और c के पदों में लिखने से दिए हुए समीकरण का हल प्राचल रूप p के पदों में प्राप्त कर सकते हैं, जो कि निम्न है। अगर आपका समीकरण 1 और 3 से p का विलोपन नहीं हो रहा है, यानी p का मान इजीली फाइंड नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे, समीकरण 3 आपकी x और p और c में फलन है, वहां से x का मान निकाल लोगे और उस x के जो मान है उस x के मान को समीकरण 1 में पुट कर दोगे। आगे बात समझ में। अगर p का मान नहीं निकल रहा है, p का विलोपन नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा समीकरण 3 से, और उस समीकरण 3 से जो x का मान मिलेगा वो p और c के पदों में होगा, और उस x के मान को समीकरण 1 में जब हम पुट कर देंगे तो y भी हमें किसका मिल जाएगा, p और c का फलन मिलेगा। आगे बात समझिए। तो ये इक्वेशन मिलेगी, x और y दोनों एक ही वेरिएबल के फंक्शन है p और c के, तो वो क्या कहलाती है, प्राचल समीकरण कहलाती है, जहां p प्राचल है। क्लियर है। नोट देखिए, यह विधि उस समय ही उपयोगी होती है जब दिए हुए समीकरण में x नहीं हो अथवा y केवल एक घात का हो। ये विधि उसी समय हम पॉसिबल होगी जब हमें अवकल समीकरण दी हुई है, उस अवकल समीकरण में x का एक पद नहीं हो और जो y, या तो x का एक भी पद विद्यमान नहीं हो, या फिर जो y दिया वो केवल एक घात का होना चाहिए, एक घात से ज्यादा उसकी घातें नहीं होनी चाहिए कि y स्क्वायर या y क्यूब, तो सोल्व नहीं कर सकते y के लिए। क्लियर है। ये थी आपकी y के लिए हल होने योग्य समीकरण। एग्जाम्पल देखिए, y प्लस पी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स की पावर 4।
यहाँ से y का मान लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन है आपकी, इसे हम p के लिए भी हल कर सकते हैं। कैसे? जब p के लिए हल करेंगे तो p स्क्वायर x की पावर 4 माइनस पी एक्स माइनस वाई, ये लिखेंगे। ये देखिए ये क्या है, p में द्विघात समीकरण है, और p में द्विघात समीकरण है तो हम इसके गुणनखंड फाइंड कर सकते हैं और उसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि किसके लिए सोल्व करनी है, बस सबका अपना मेथड है, उस मेथड से ही आपको ये सोल्व करनी है। क्लियर आ गई बात समझ में ना? क्योंकि हम y के लिए पढ़ रहे हैं तो हम इसे y के लिए सोल्व करेंगे। ये आपकी क्या है, y के लिए हल होने योग्य समीकरण है, क्योंकि y सिर्फ एक घात का दिया हुआ है। आप इसे p से भी सोल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये भी सही है। हम इस मेथड को पढ़ रहे हैं तो इस मेथड को हम डिस्कस करते हैं। तो क्या करोगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए dy ओवर dx, उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, p, x की पावर 4 को कांस्टेंट रखते हैं, p स्क्वायर का 2p dp ओवर dx, p स्क्वायर को कांस्टेंट रखते हैं, x की पावर 4 का 4x क्यूब और इंटू p स्क्वायर, x p को कांस्टेंट रखते हैं, x का करते हैं तो p एज इट इज x का 1, x को कांस्टेंट रखते हैं, p का करते हैं तो dp ओवर dx है। इस वैल्यूज को हम इधर ले आते हैं तो 2p प्लस एक्स डी पी ओवर डी एक्स, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2p एक्स क्यूब। इस कंप्लीट को जब सोल्व करोगे तो 2p प्लस एक्स डी पी ओवर डी एक्स कंप्लीट में से कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2p एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये वैल्यूज कंप्लीटली एक है। आगे बस ना, अब हम ये a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो या तो a बराबर 0 या फिर b बराबर 0 है, लेकिन हमें दी हुई अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करते हैं तो जो ये गुणनखंड होता है हम इसे छोड़ देते हैं। और इसे हम क्यों छोड़ देते हैं, ये इसी एक्सरसाइज में जब आगे मैं आपको विचित्र हल वगैरह फाइंड कराऊंगी तो वहां पर क्लियर करेंगे कि ये वैल्यूज क्या काम आती है। हमें सिर्फ वो गुणनखंड रखना होगा जिसमें dp ओवर dx है, जो दूसरा गुणनखंड होता है हम उसे यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नगण्य नहीं मानते, छोड़ देते हैं, जो आगे विचित्र हल वगैरह फाइंड करने के यूज में आता है। क्लियर है, तो इसे तो हम छोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 2p प्लस एक्स डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, जो सिर्फ किसका फंक्शन है, p और x का फंक्शन है। तो चरों को पृथक कर सकते हैं, चरों को पृथक कीजिए, 2dx ओवर dx प्लस dp ओवर p इज इक्वल टू 0। समाकलन करने पर समाकलन क्या होगा, 2 log x प्लस log p इज इक्वल टू log c, यानी p x स्क्वायर इज इक्वल टू c। यहाँ से p का मान क्या हो गया, c अपॉन में x स्क्वायर। इस समीकरण 3 से p का मान समीकरण 1 में रखने पर विलोपन करना है, जैसे ही रखोगे आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा जो कि दी हुई अवकल समीकरण का व्यापक हल है। क्लियर है आपको y के लिए, तो y के लिए जब हल होने योग्य समीकरण होगी उसमें y सिर्फ एक घात का होना चाहिए। y अगर एक घात का है तो उसका y x के साथ अवकलन करेंगे, फिर गुणनखंड बनाएंगे और एक गुणनखंड को हम छोड़ देते हैं। क्लियर है, और अगर यहाँ से p का मान हमें इजीली फाइंड हो गया है, अगर यहाँ से p का मान इजीली फाइंड नहीं होता समीकरण 3 से तो x का मान निकालते और उस x के मान को समीकरण 1 में पुट करते। क्लियर है, ये थी हमारी y के लिए हल होने योग्य समीकरण। अब एक मेथड और है जो सेम इसी तरीके से है कि समीकरण जो x के लिए हल होने योग्य हो, कि वे अवकल समीकरण जिसे हम किसके लिए सोल्व कर सकते हैं, x के लिए सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए यदि सेम प्रोसेस वही है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है दोनों में, सिर्फ x की जगह y होगा और y की जगह x होगा, सिर्फ यही डिफरेंस है, अदरवाइज इनके मेथड में और सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं है। यदि दिया हुआ अवकल समीकरण x के लिए हल होने योग्य समीकरण है तो हमें जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y t, कि अगर हमारे दी हुई अवकल समीकरण x के लिए सोल्व हो रही है तो हमें एक रिलेशन क्या मिलेगा, x किसका फंक्शन मिलेगा, y और p का फंक्शन मिलेगा। समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा, dx ओवर dy। अब चूंकि dy ओवर dx क्या होता है, p, तो dx ओवर dy क्या हो जाएगा, 1 अपॉन p। पुट कीजिए, यहाँ y का फलन होगा, p का फलन होगा और एक नया फंक्शन ऐड होगा dp ओवर dy, क्योंकि p एक वेरिएबल है तो उसका भी y के सापेक्ष अवकलन होगा।
तो हमें एक फंक्शन मिल गया फाई जो किसका है, वाई पी डी पी और डी वाई का फलन। समीकरण 2 सिर्फ वाई और पी में ही अवकल समीकरण है, तो चरों को पृथक करके समाकल द्वारा हम इसका आसानी से हल ज्ञात कर सकते हैं। माना इसका जो हल होगा वो वाई पी में मिलेगा और एक कांस्टेंट होगा सी, जो कि सी समाकल स्थिरांक है। समीकरण 1 और 3 से पी का विलोपन कर इस दी हुई अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। यानी यहाँ से आपको पी का मान इजीली फाइंड हो जाएगा, उसे समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, वही क्या होगा, हमारा दी हुई अवकल समीकरण का व्यापक हल। क्लियर है। अब अगर समीकरण 1 और 3 से पी का विलोपन संभव नहीं है, यानी पी का विलोपन नहीं कर सकते, तो समीकरण 3 से y का मान p और c के पदों में निकालकर समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो x का मान भी किसमें मिलेगा, p और c के पदों में। x और y दोनों ही एक ही वेरिएबल की इक्वेशन है, वो क्या कहलाएंगी, प्राचल समीकरण, जहां p प्राचल है। तो यदि समीकरण 1 व 3 से p का विलोपन संभव नहीं है, तो x तथा y को p के पदों के रूप में लिखकर हल प्राप्त कर सकते हैं, जो कि निम्न है। ये प्राचल समीकरण है और जहां p प्राचल है। यह विधि उस समय ही उपयोगी होती है जब दिए हुए अवकल समीकरण में y नहीं हो अथवा x केवल एक घात हो। ये विधि भी उसी समय हम यूज ले सकते हैं कि दी हुई अवकल समीकरण में या तो y का एक भी पद नहीं होना चाहिए, या फिर x है वो केवल किसका, एक घात का होना चाहिए। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। y इज इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। यहाँ y दो घात का है, तो ये y के लिए तो हल होने योग्य समीकरण नहीं है। p की बात करें तो p क्यूब में है, p भी है, त्रिघात में हम समीकरण हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर एक्स और y। कौन सी इक्वेशन से कौन सी वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ये हम फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो x है वो एक घात का दिया हुआ है, तो यानी हम इसे x के लिए हल होने योग्य समीकरण से हल कर सकते हैं। तो x की वैल्यूज निकालिए, ये हमारी क्या हो जाएगी, y अपॉन 2p माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2। इस समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx ओवर dy, तो dx ओवर dy की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन p। 1 अपॉन p को कांस्टेंट रखिए, y का करेंगे 1, y को कांस्टेंट रखिए 1 अपॉन p का माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर dp ओवर dy। p स्क्वायर को कांस्टेंट रखिए, y स्क्वायर का 2y, 2 से 2 कैंसिल आउट, y p स्क्वायर। y स्क्वायर को कांस्टेंट रखिए, p स्क्वायर का 2p dp ओवर dy, 2 से 2 कैंसिल आउट, यही बचेगा ना। इस वैल्यूज को और इस वैल्यूज को 1 अपॉन 2p माइनस, सारी वैल्यूज को इधर ले आइए, तो 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन p 2p क्या बचेगा, 1 अपॉन 2p। ये हो गया प्लस वाई पी स्क्वायर, और इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ गया, y अपॉन p, तो ये वैल्यूज बचेगी। कंप्लीट में से कॉमन आ रहा है 1 अपॉन 2p प्लस वाई पी स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन पी डी पी ओवर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो आइदर a बराबर 0 और b बराबर 0। लेकिन जो हमारा ये गुणनखंड है हम इसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हम सिर्फ वही गुणनखंड रखेंगे जिसमें dp ओवर dy है, तभी हम हल निकाल सकते हैं। इस गुणनखंड से हम हल नहीं निकाल सकते, ये विचित्र हल वगैरह ज्ञात करने के काम आते हैं। तो गुणनखंड 1 अपॉन 2p प्लस वाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को छोड़ने पर तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस वाई अपॉन पी डी पी ओवर डी वाई इज इक्वल टू 0, जो कि सिर्फ किस में अवकल समीकरण है, y और p में है। चरों को पृथक कीजिए, dy ओवर y प्लस dp ओवर p इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना। समाकलन करने पर तो log y, 1 अपॉन y का log y, 1 अपॉन p का log p इज इक्वल टू log c, यानी पी वाई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से p का मान क्या हो गया, c अपॉन y। समीकरण 2 से p का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट कर दीजिए। यहाँ पे जैसे आप पुट करोगे आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx प्लस सी क्यूब, जो कि दी हुई अवकल समीकरण का व्यापक हल है। क्लियर है ये चीज। तो ये थी x के लिए। दोनों के मेथड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोसेस है, सिर्फ x की जगह y और y की जगह x है। अगली बात समझ में। अगर यहाँ से भी p का मान इजीली फाइंड नहीं होता तो y का मान p और c के पदों में निकाल कर उसे यहाँ समीकरण 1 में पुट करते हैं हम लोग। क्लियर है, जो कि प्राचल समीकरण कहलाती है हमारी।
तो ये थी आपको y के लिए हल होने और x के लिए हल होने योग्य समीकरण। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे फिर पूछ लीजिए।